हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे कल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग्स, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑल स्टेट CHO एंड स्टाफ नर्स एंड ANM का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हुए चलेंगे। तो सभी दोस्तों को साथ जोड़ दीजिएगा और शुरू करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हमने पहली क्लास में जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पढ़ा था। और वो क्या क्या था देख लेते हैं एक बार। हेल्थ WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। WHO का जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेड क्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और एवरी ईयर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। एवरी ईयर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और हेल्थ की जो परिभाषा है वो है इट इज़ ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशली वेल-बीइंग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। यानी कंप्लीट होनी चाहिए फिजिकल, मेंटल, सोशली वेल-बीइंग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। और इसके बाद में हमने थीम देखी थी WHO के द्वारा जो थीम दी गई है वर्ल्ड हेल्थ डे पर, वो 2026 की है। टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस 2025 की है। हेल्थी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। हेल्थी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर 2024 की है। माई हेल्थ माई राइट्स। माई हेल्थ माई राइट्स 2023 की है। हेल्थ फॉर ऑल 2022 की है। आवर प्लानेट आवर हेल्थ। आवर प्लानेट आवर हेल्थ। और 2021 की है बिल्डिंग ए फेरियर एंड हेल्थी वर्ल्ड। बिल्डिंग ए फेरियर एंड हेल्थी वर्ल्ड 2020 की है द नर्सेज मिडवाइफ। द नर्सेज एंड मिडवाइफ। इसी दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। उसी दिन 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था। इसकी 200वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। और एवरी ईयर 12 मई को ही नर्सेज डे मनाया जाता है। और 2019 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर आया था। और 2018 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर हेल्थ फॉर ऑल स्लोगन दे दिया था 2018 में। 2017 है डिप्रेशन लेट्स टॉक, यानी डिप्रेशन वाले पेशेंट से बात करो। 2016 है बेड डायबिटीज़। 2015 है फूड सेफ्टी। 2015 की क्या है? फूड सेफ्टी। और 2014 की है वेक्टर बोर्न डिजीज़। अब हम आज बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। अगला हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ के कौन कौन से कॉन्सेप्ट है उनके बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो हेल्थ के 4 कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से हैं? पहला है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। दूसरा है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। और थर्ड है साइकोसोशियल कॉन्सेप्ट। साइकोसोशियल
साइकोसोशल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, साइकोसोशल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। साइकोसोशल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। 4 नंबर है हमारा जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है वो। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो एक एक करके इनकी बात करते हैं। फर्स्ट हेडिंग डाल दो। फर्स्ट हेडिंग्स बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इसमें बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि भाई एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पर डिपेंडेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर डिपेंडेंट है? डिपेंड है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिजिकल ऑफ बॉडीज। यानी ये कॉन्सेप्ट बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बॉडीज। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ह्यूमन इज ए लाइव मशीन। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट human is a live machine. Human is a live machines and its represent, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करती है? इट्स रिप्रेजेंट हेल्थी स्टेटस, हेल्थी स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है। हेल्थी स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है। हेल्थी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। यानी बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि भाई it depend upon anatomy and physiological of body is according to this concept human is a live machine। यानी हम इंसान क्या है? एक लाइव मशीन है। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है? तो हेल्थ स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है। और डॉक्टर्स इस मशीन्स के मैकेनिक हैं। डॉक्टर is a mechanic of this machines, this machine। यानी डॉक्टर क्या है? इस मशीन्स के मैकेनिक्स हैं। विच फंक्शंस नॉर्मली, अगर ये फंक्शंस नॉर्मली करती है तो हेल्थ को डिनोमिनेट करती है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की खराबी आ जाती है तो ये डिजीज़ को इंडिकेट करती है। अगर मशीन है वो अच्छे से काम कर रही है, कोई भी मशीन देख लीजिए, वो अगर अच्छे से काम कर रही है तो वो सही है, ठीक है। और अगर उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी हो जाए तो वो ख़राब हो जाती है या चल नहीं पाती है, तो ये डिजीज़ को डिनोमिनेट करता है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है 2 नंबर
जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या बताता है? हेल्थी इन्वायरमेंट। इकोलॉजिकल इन जो कॉन्सेप्ट है वो हेल्थ किसके समानुपाती होती है? हेल्थ इन्वायरमेंट के। इन्वायरमेंट अगर हेल्थ अच्छी होगी तो इन्वायरमेंट अच्छा होगा, अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो हेल्थ अच्छी होगी, यानी ये दोनों ही हेल्थ को ही डिनोमिनेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, यानी ये कॉन्सेप्ट जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो किसको बताता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट यानी इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, गुड इन्वायरमेंट गुड इन्वायरमेंट इंडिकेट हेल्थ स्टेटस। गुड इन्वायरमेंट हेल्थ स्टेटस को इंडिकेट करता है, यानी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट गुड इन्वायरमेंट इंडिकेट हेल्थ स्टेटस को यानी यह कॉन्सेप्ट इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या बताता है? अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो हेल्थ अच्छी होगी, अगर हेल्थ अच्छी है तो इन्वायरमेंट को अच्छा रखेंगे। अगला है जो 3 नंबर कॉन्सेप्ट था हमारा, साइको सोशल। साइको यानी साइकी वर्ड आता है माइंड के लिए, और सोशल वर्ड आता है सोसाइटी के लिए। सोशल वर्ड आता है सोसाइटी के लिए। साइको सोशल कॉन्सेप्ट, साइको माइंड और ये सोसाइटी के लिए आता है, ठीक है। इन दिस कॉन्सेप्ट यानी यह कॉन्सेप्ट क्या बताता है? अगर पर्सन्स मेंटली फिट है एंड गुड रिलेशनशिप है इन सोसाइटी में, अगर कोई पर्सन्स है वो मेंटली फिट है एंड उसके जो रिलेशनशिप है वो अच्छे हैं सोसाइटी के साथ, इन दिस कॉन्सेप्ट persons are mentally fit and good relationship in society good relationship in society। यानी साइको सोशल कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि पर्सन अगर मेंटली फिट है और तो उसकी जो सोसाइटी में उसके जो रिलेशनशिप है वो अच्छे होंगे। अगर वो अच्छा माइंड सेट के साथ रहता है तो उसके जो सोसाइटी में रिलेशंस है, अगर कोई भी बंदा है वो खराब माइंड सेट के साथ रहता है तो उसके सोसाइटी में रिलेशंस कम होते हैं, और जो अच्छे माइंड सेट के साथ बातें करता है सबसे तो उसके रिलेशनशिप ज़्यादा होते हैं सोसाइटी में। 4 नंबर आता है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या बताता है? इट इज़ आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशंस, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशंस बोला जाता है इसे, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशंस।
also as concept of coordinations, concept of coordination, यानी ये सभी कॉन्सेप्ट को जोड़ता है नेशन, यानी जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है उसे बोला जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशंस, या ऐसे बोला जाता है इसमें जो ऑल 3 कॉन्सेप्ट है वो साइमल्टेनियसली जुड़ते हैं। तो इसमें एक लाइन लिख देते हैं, दिस कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट 3 concept, all about 3 concept come simultaneously जुड़ते हैं। ऑल अबाउट 3 कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियसली जुड़ते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशंस। ये क्या है? बेस्ट कॉन्सेप्ट है हेल्थ का। It is best concept of health, यानी ये क्या है? हेल्थ का बेस्ट कॉन्सेप्ट है। इट इज़ ए बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो हमने जो कॉन्सेप्ट थे 4, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और साइकोसोशल कॉन्सेप्ट एंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, इनको चारों को पढ़ लिया है। अब अगला हमारा है डायमेंशंस। जो डायमेंशंस, हेल्थ के जो डायमेंशंस है उनके बारे में बात कर लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, यानी जो हेल्थ के कौन कौन से डायमेंशंस हैं। पहला है हमारा फिजिकल, मेंटल, सोशल। फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। और 5 नंबर पर आता है वोकेशनल कॉन्सेप्ट। ये 5 कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, और परीक्षा में ही यही 5 में से पूछा जाता है। और कॉन्सेप्ट तो वैसे 8 होते हैं, 3 कॉन्सेप्ट और हैं। वो इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट, एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट और इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट यानी इकोनॉमी के आधार पर, एजुकेशंस के आधार पर और इन्वायरमेंट के आधार पर भी डायमेंशंस है। 5 डायमेंशंस है हमारे, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल। इनके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा जो डायमेंशन रहेगा वो है फिजिकल। पहला हमारा जो डायमेंशन रहेगा वो है फिजिकल। ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये एनाटॉमी के आधार पर ही डिपेंड करता है, यानी डिपेंड एनाटॉमी ऑफ बॉडीज,
यानी जो हमारी बॉडी की बनावट है उसके आधार पर ही डिपेंड करता है। तो इसमें मेल का जो आइडियल वेट होता है और फीमेल का जो आइडियली वेट होता है, फीमेल एंड मेल का जो आइडियली वेट होता है उसके बारे में जानकारी रखनी होती है। मेल का जो आइडियली वेट होता है वो 60 kg होता है और फीमेल का होता है 55 kg। 55 kg फीमेल का आइडियली वेट और मेल का 60 kg। अगला हमारा है सेकंड जो डायमेंशंस है वो है मेंटल। इट डिपेंड अपॉन IQ, यानी ये किस पे डिपेंड करता है? IQ पे। इट डिपेंड अपॉन IQ लेवल। IQ लेवल पर डिपेंड करता है, जो रिप्रेजेंट करती है हेल्थ को। रिप्रेजेंट हेल्थ। और IQ लेवल किसने दिया था? IQ लेवल का जो फॉर्मूला है या IQ लेवल किसने दिया था? तो IQ मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज या इसे बोलते हैं हिस्टोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज या हिस्टोलॉजिकल एज। और ये दिया था अल्बर्ट बिनेट ने। अल्बर्ट बिनेट ने ये दिया था IQ लेवल। और IQ लेवल होता कितना है? तो हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड कर लेते हैं इसको। पहला है जो नॉर्मल वाला, बाद में आ जाएगा इसके बाद में जो पुअर है, और मेंटली रिटार्डेशंस है MR, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशंस MR बोला जाता है जिसको। और जीनियस और एक और आता है इंटेलिजेंट। तो नॉर्मल IQ होता है 90 से 109। 90 से 109 नॉर्मल IQ देखने को मिलता है। और पुअर 70 to 89 जो पुअर में आता है, 70 to 89 पुअर में। और जो मेंटल रिटार्डेशंस वाले जो बच्चे होते हैं उसका जो IQ होता है वो लेस देन 70 होता है। और जीनियस का मोर देन 140। जीनियस का जो IQ लेवल है वो मोर देन 140 रहेगा। और इंटेलिजेंस 110 या 110 से ज़्यादा का जो बच्चा है वो इंटेलिजेंस में आता है। तो इसमें जो नॉर्मली IQ है वो है 90 से 109। पुअर जो 70 से 90 तक आता है। मेंटल रिटार्डेशंस जो
लेस देन 70, और जीनियस वाला बंदा है वो लेस देन मोर देन 140, और इंटेलिजेंस मोर देन 110 से या 110 से ज़्यादा। 110 वाला भी इंटेलिजेंस में आता है, और 109 वाला नॉर्मल में आएगा, ठीक है। और जो मेंटली रिटार्डेशंस जो बच्चे होते हैं उसका जो कैटेगरीज अलग अलग डिवाइडेड की गई है। मेंटल रिटार्डेशंस जो बच्चे हैं MR, उनकी जो कैटेगरी है वो अलग अलग डिवाइडेड की गई है। MR मेंटल रिटार्डेशंस, MR मेंटल रिटार्डेशंस, इसमें जो IQ लेवल आता है वो कितना आता है MR में, तो MR को 4 कैटेगरी में डिवाइडेड करते हैं। MR को 4 कैटेगरी में डिवाइडेड करते हैं अलग अलग। फर्स्ट है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, यानी 4 कैटेगरी में डिवाइडेड करते हैं मेंटल रिटार्डेशंस को। तो माइल्ड वाला कितने से आता है, तो लेस देन 70 वाला तो मेंटल रिटार्डेशंस है, ठीक है। लेस देन 70 यानी 70 वाला भी नहीं आएगा, तो 69 से लेके 50 तक का जो बच्चा है वो मेंटल रिटार्डेशंस माइल्ड में आएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 49 से लेकर जो 35 है वो मॉडरेट में आएगा, और जो सीवियर है उसमें 34 से लेकर जो 20 तक का IQ है वो सीवियर में देखने को मिलेगा, और जो लेस देन 20 या 20 से कम वाले जो बच्चे हैं वो प्रोफाउंड में देखने मिलते हैं। इन्हें हम जो माइल्ड वाला है इसे हम क्या दे सकते हैं, इसे हम एजुकेशन दे सकते हैं, एजुकेशंस दे सकते हैं। और जो मॉडरेट वाला है इसे ट्रेनिंग दे सकते हैं किसी चीज़ की, किसी काम को करने के लिए ट्रेनेबल बना सकते हैं इसे। और जो सीवियर वाला होता है वो डिपेंडेंट होता है। जब भी आप कभी भी बाहर निकलते हो या देखते हो तो एक बच्चा ऐसा होता है जो हर टाइम माता पिता की उंगली पकड़ के ही रखता है, ठीक है। और उसको बोलते हैं कि खाना खा ले तो खाना खा लेगा, सो जा तो सो जाएगा, उठ जा तो उठ जाएगा, यानी ये इसे हर टाइम बताना पड़ता है कि भाई ये कर ये कर ये कर, ठीक है। डिपेंडेंट बोला जाता है ये, डिपेंडेंट। और जो प्रोफाउंड वाला है उसे हम कस्टडी में रखते हैं, तो कस्टोडियल, हर टाइम कस्टडी में रखते हैं, यानी इसको जकड़ के रखते हैं बेड़ियों से, उसमें वो आता है प्रोफाउंड। तो ये था हमारा मेंटल रिटार्डेशंस। 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड वाले को एजुकेशन दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन पेशेंट है और उसको हम एजुकेशन दे सकते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो वो बताओ कौन उसका जो IQ लेवल है वो कितने से कितने के बीच में आएगा। अगला जो हमारा है 3 नंबर है, जो डायमेंशंस सोशल। अगला जो डायमेंशंस है हमारा सोशल, ये क्या करता है, फॉलो द सोशल नॉर्म्स, यानी सोसाइटी के जो नियम्स हैं उनको फॉलो करता है ये।
फॉलो सोशल नॉर्म्स, ये सोसाइटी के जो नियम्स कायदे हैं उनको फॉलो करता है। 4 नंबर है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल यानी जो भगवान में आस्था रखता है, बिलीफ इन नेचर, जो प्रकृति में विश्वास रखता है, बिलीफ इन नेचर, फॉलो देन गिव डायरेक्शन, यानी प्रकृति में विश्वास रखता है और जो डायरेक्शन हम बताते हैं उस पर चलता है। फॉलो द गिव डायरेक्शंस, और रिस्पेक्ट करता है दूसरों की फीलिंग को। रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर, यानी दूसरों की जो फीलिंग्स है उनकी रिस्पेक्ट करता है। दूसरों की जो फीलिंग्स है उनकी रिस्पेक्ट करता है, प्रकृति में विश्वास रखता है एंड जो हम डायरेक्शंस बताते हैं उस पर चलता है और रिस्पेक्ट करता है दूसरों की भी फीलिंग्स की। अगला हमारा आता है 5 नंबर वोकेशनल डायमेंशंस। इसमें क्या आता है, तो पर्सन्स की जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो उसके काम के आधार पर, उसकी क्वालिफिकेशंस के आधार पर होनी चाहिए, यानी उसका कितने साल का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर। यानी किसी भी बंदे को हम जो काम पर रखते हैं उसकी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, नॉलेज, यही चेक करके उसको पैसे दिए जाते हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज के आधार पर दी जाती है। इन दिस कंडीशन पर्सन सोर्स ऑफ इनकम according to qualifications, यानी उसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, उसका एक्सपीरियंसेस क्या क्या है, एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज क्या क्या है उसमें। उसकी जो नॉलेज है उसके आधार पर उसे हम इनकम देंगे। ये हो गए हमारे डायमेंशंस। डायमेंशंस कितने थे? 5 डायमेंशन थे। पहला था हमारा फिजिकल, दूसरा था मेंटल, तीसरा था सोशल, चौथा था स्पिरिचुअल और 5वां है वोकेशनल। ये 5 हमारे जो डायमेंशंस है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार ये मेंटल जो डायमेंशंस है ये एक बार वापस देख लीजिए, इसका रिवीजन कर लेते हैं। अल्बर्ट बिनेट के द्वारा दिए गए हैं। और नॉर्मल जो आईक्यू लेवल होता है वो होता है 90 से 109। पुअर का जो आईक्यू लेवल है, पुअर जो 70 से 90 तक आता है। और जो मेंटल रिटार्डेशंस है वो आता है लेस देन 70। जीनियस मोर देन 140 और इंटेलिजेंस मोर देन 110 या 110 से ज़्यादा।
मेंटल रिटार्डेशंस किसे बोला जाता है? तो मेंटल रिटार्डेशंस, अगर किसी बच्चे का जो IQ लेवल है वो लेस देन 70 है तो उसे मेंटल रिटार्डेशंस बोला जाता है। तो मेंटल रिटार्डेशंस में जो 4 कैटेगरीज हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। तो माइल्ड को जो नंबर दिया गया है वो 50 से 69 है, मॉडरेट को है 35 to 49 है, और सीवियर को है 20 to 34, और जो प्रोफाउंड है उसकी जो IQ लेवल है वो लेस देन 20 है। प्रोफाउंड वाले बच्चे को कस्टोडियल में रखते हैं, कस्टडी में, यानी जकड़ के बेड़ियों से। ये था आज का हमारा टॉपिक्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी ये फ्री की जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।